वेलकम टू सी एस स्टडी ऑरा। सो आज हम हमारे लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, लेसन नंबर 2 प्रोग्राम एनालिसिस का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट। सो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं और एल्गोरिदम लेने वाली हूँ। सो और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आने वाले हैं हमारे इसी चैनल पे। सो आप उसका ज़रूर से वेट करें। सो टॉपिक हमारा है 3.2 में ही प्रॉब्लम एनालिसिस में बी फ्लो चार्ट। तो उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि व्हाट आर वेरियस सिम्बॉल्स यूज्ड व्हाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो कौन कौन से सिम्बॉल्स आते हैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में, वो ड्रॉ भी करने हैं, उनके सिम्बॉल्स भी एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। डिफाइन फ्लो चार्ट एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये भी कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि राइट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो ये मैंने पिछले इसमें भी बोला था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मतलब दोनों चीज़ें, एल्गोरिदम लिखने और फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है। सो ये टॉपिक्स हम देखेंगे और ये क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगी। सो अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें बी फ्लो चार्ट, सो यहाँ पे मैंने एक मार्क की लाइन, द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन पिक्टोरियल फॉर्म विथ स्टैंडर्ड मीनिंगफुल सिम्बॉल्स इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। तो ये आपकी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है। डिफाइन फ्लो चार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग एन एल्गोरिदम फॉर गिवन टास्क इट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म इन ब्रीफ। तो जब हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं, जो भी एल्गोरिदम हो वो हम स्टेप वाइज, अगर हमने एक एल्गोरिदम लिखा है तो उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब ड्राइंग के हिसाब से देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, उसे क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट बोला जाता है। सो द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम इन पिक्टोरियल फॉर्म विथ स्टैंडर्ड मीनिंगफुल सिम्बॉल्स इज नोन एज फ्लो चार्ट। अब मीनिंगफुल सिम्बॉल्स मतलब इन ये जो आप यहाँ पे जो ये मीनिंगफुल सिम्बॉल ना आपको ये मेंशन करना ही है डेफिनेशन में। मीनिंगफुल सिम्बॉल क्यों? क्योंकि हाँ, आप नॉर्मली ये नहीं किए जाओगे कि मैंने स्टार्ट लिखा उसको भी स्क्वायर, फिर कैलकुलेशन होगा उसको भी स्क्वायर, फिर इनपुट आउटपुट के लिए भी अगर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर स्क्वायर निकाल दी जाओगी। ये नहीं होता। फ्लो चार्ट में हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल डिफाइन किए हुए हैं कि कैलकुलेशन अगर आपको करना है, आपको अगर फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए अलग सिंबल, हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल डिफाइन किए गए हैं। सो वो आप आगे देखोगे। फ्लो चार्ट इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड इन फॉर्मुलेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स। तो फ्लो चार्ट ये एल्गोरिदम को समझ के बनाया, मतलब एल्गोरिदम से ही फ्लो चार्ट बनता है। आप फ्लो चार्ट बनाने के बाद एल्गोरिदम नहीं लिखते, एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट आता है, फ्लो चार्ट के बाद आपका कोडिंग आता है। आगे, विथ फ्लो चार्ट्स प्रोग्रामर इलस्ट्रेट डिफरेंट लूप्स, लॉजिकल डिसीजन, इनपुट एंड आउटपुट डाटा। तो होता क्या है, जब आप एल्गोरिदम लिखते हो ना, अगर आपने किसी चीज़ का एल्गोरिदम लिखा है तो आप वो स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे लिखते जाओगे। जैसे अगर आपको मैक्सिमम नंबर का याद हो तो आपने क्या लिखा कि एक तो ए ग्रेटर देन बी है, या फिर एल्स करके बी ग्रेटर देन ए किया था आपने। तो इसमें क्या है, आपने दोनों स्टेप्स लिखे। पर वही फ्लो चार्ट में नहीं होता, यहाँ पे लूप्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये अगर ये नहीं तो ये फिर से आपका आंसर अगर इस स्टेप से नहीं आया तो फिर से आप ऊपर जाओ, फिर से आपके स्टेप्स कंप्लीट करो और देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। सो यहाँ पे लूप्स होते हैं, लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, इनपुट आउटपुट डाटा होता है। टू ड्रॉ फ्लो चार्ट द फॉलोइंग फिगर्स आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स एक्चुअल फ्लो और स्टेप्स इन विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वेरियस सिम्बॉल्स यूज्ड व्हाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये यहाँ से शुरू होगा आपका, ये जो आपके फ्लो चार्ट्स की जो मैं ये बताने वाली हूँ डायग्रामेटिकली कैसे निकलते हैं वगैरह। सो अगर आपको ये आंसर लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले आप व्हाट इज़ फ्लो चार्ट का आंसर लिखोगे, मतलब डेफिनेशन लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे कि फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स एक्चुअल फ्लो ऑफ स्टेप्स इन विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट। टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉलोइंग फिगर्स आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। ऐसा आप स्टेप्स लिखोगे और उसके बाद ये आगे का शुरू करोगे। तो देखते हैं। सो फर्स्ट आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स वाला शेप है, ऐसा वाला, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या बोलेगा, रेक्टेंगुलर विथ राउंडेड कॉर्नर टू स्पेसिफिक स्टार्ट एंड स्टॉप नोन एज टर्मिनल्स। तो इनको क्या बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है टर्मिनल। ये आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्टार्ट
MCQ में वगैरह की स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उसको टर्मिनल बोलते हैं. इट इज़ यूजली यूज एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो ये जो सिम्बॉल है ये सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज़ होता है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये सिम्बॉल यूज़ नहीं होता. आगे, a parallelogram to represent input and output operation. It is known as input output symbol. It indicates input process such as keyboard and entry and output process such as printing. तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो क्या करता है, इनपुट आउटपुट सिम्बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पे क्या, ये जो पैरेललोग्राम है, ये ऐसा वाला जो आपका पैरेललोग्राम है, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो. आपका इनपुट मतलब आप जो रीड ए है या टेक ए वगैरह जो आप लिखते हो वो, या फिर इनपुट आप डायरेक्ट जो इनपुट देते हो, या फिर आपका जो होता है डिस्प्ले वाला सी या प्रिंट सी, ये सब जो आप लिखते हो वो कौन से इसमें आता है, ये पैरेललोग्राम वाले शेप में आता है, इनपुट आउटपुट सिम्बॉल में आता है. आगे, अ रेक्टेंगुलर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग और कैलकुलेटिंग पार्ट. तो एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर किस लिए होता है कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, जहाँ पे प्रोसेस वगैरह आपको दिखानी होती, वहाँ पे आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करते हो. आगे देखते हैं. अ डायमंड सिम्बॉल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन मेकिंग स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड लॉजिकल आंसर. इट इज़ नोन एज डिसीजन बॉक्स. सो ये जो डायमंड सिम्बॉल है ये डिसीजन बॉक्स, ये हमने मैक्सिमम मिनिमम वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें हम यूज़ करेंगे, और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम ये यूज़ करेंगे. तो मैंने वो भी एक आपके लिए फ्लो चार्ट लिया हुआ है जिससे आपको समझ में आए. तो इसमें क्या होता है, इसमें ना अगर आपको ये देखना, अभी यहाँ पे क्या किया है, इज़ y इक्वल्स टू 0. अगर y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन है. ये हो भी सकता है, मतलब येस भी हो सकता है या नो भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू 0 नहीं है, मेरा आंसर नहीं आ रहा. तो इसमें क्या होता है कि दो टर्मिनल्स निकलते हैं ऐसे ऐसे, या इस साइड से भी निकल सकते हैं, कितने भी, मतलब एक तो सिंगल टर्मिनल वाला भी हो सकता है, एक सेकेंड, या मल्टीपल टर्मिनल वाला भी हो सकता है. सो यहाँ पे कुछ ये नहीं स्पेसिफाई नहीं है कि कितने टर्मिनल्स होंगे डिसीजन बॉक्स को. वो पूरा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. और ये सिर्फ डिसीजन बॉक्स सिर्फ जब आपको किसी चीज़ में दो चीज़ या मल्टीपल चीज़ों में डिसीजन करना होता है, या आपको लूप्स दिखाने हों कि ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही तो मुझे फिर से ऊपर जाना, तब यूज़ होता है. अब एरोज आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज एंड प्रोग्रामिंग प्रोसेस. तो ये एरोज इधर ही पता चल रहा है कि किस लिए यूज़ होता है, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब इसके, अगर मेरा स्टार्ट है तो स्टार्ट के बाद मैंने इनपुट दिया, इनपुट के बाद आउटपुट क्या है या कैलकुलेशन क्या है, या यहाँ पे एक लूप आया तो मैं इसको फिर से यहाँ कनेक्ट करूँ, तो ये ऐसा होता है. A small circle is used to connect incomplete flowchart to its remaining part. It is known as connector. Normally, it is used at the end of the page where flowchart breaks and where flow lines crosses each other. अब कभी कभी क्या होता है कि आप निकालने जाते हो flowchart और समझो मैंने यहाँ, ये इतना बड़ा मेरा पेज है तो मैंने flowchart, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मुझे लगा मेरा बीत जाएगा, मैंने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे मेरा अटक गया, मुझे और एक पेज चाहिए. तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे सिंबल थोड़ी निकाल सकते हो. तो यहाँ उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे आप ऐसे एक सिंबल दे सकते हो ए करके, और फिर यहाँ पे ए करके नीचे, मतलब ये टीचर्स को समझ आता है कि इस बच्चे का यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो गया था इसलिए इसने कनेक्टर यूज़ किया है. सो ये आपके सिंबल्स हैं जो कि आपके फ्लो चार्ट्स में यूज़ होते हैं. तो ये सारे सिंबल्स आपको जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट आर वेरियस सिंबल्स यूज्ड व्हाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट्स एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तब आपको ये सारे सिंबल्स ड्रॉ करने हैं और एक्सप्लेन, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में किया गया है डिटेल में उतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है. कभी आपको ऐसा ऐसा बोला जाएगा कि सीधे दिया जाएगा कि आप मुझे टर्मिनल बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, इनके सिर्फ 3 चीज़ों के एक्सप्लेन करो, ऐसा भी दिया जा सकता है क्वेश्चन. सो फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी कंसिडर वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट. ये रूल्स हैं, ये पूछे तो नहीं जाते एग्जाम में रूल्स, कभी फ्लो चार्ट के रूल्स तो मैंने तो नहीं देखे कभी पूछे गए. बहुत रेयरली आपके टीचर अगर पूछ सकती है तो आपको याद होने चाहिए, और ये बेसिक रूल्स है. अगर आपको याद भी ना हो तो बेसिक तो आपको पता है कि फ्लो चार्ट में क्या क्या ज़रूरी है, तो वो तो आप लिख सकते हो. द स्टैंडर्ड सिम्बॉल शुड बी यूज्ड. ये जो सारे अभी हमने 6 सिम्बॉल्स
पढ़े वो सारे सिंबल यूज होने चाहिए। दो एरोज शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कुछ क्या बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट लिख दिया, फिर हमने इनपुट डाल दिया, आउटपुट डाल दिया, ये बीच के एरोज निकाले ही नहीं, ये अलाउड नहीं है, एरोज निकालना मस्ट है। उसके बाद फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। हाँ, ये एक बात है। अब ये जो अगर फ्लो लाइंस हैं तो ये मैंने यहाँ से एक कनेक्ट की, मुझे दूसरी वाली फिर से कनेक्ट करनी, तो मैंने क्या किया, ये किया। पर ये आप ऐसे करोगे या फिर से कुछ ना कुछ ऐसे बीच बीच में डाल दोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी फ्लो लाइन कहाँ जा रही, जिससे आपके मार्क्स जा सकते हैं। प्रोग्राम फ्लो शुड बी टॉप टू बॉटम। हाँ, ये बराबर चीज़ है। कभी भी प्रोग्राम नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। तो जब भी आप एरोज निकालो तो ये हमेशा डाउनवर्ड्स होने चाहिए, तो आप ऐसे निकाल दोगे तो मार्क्स गए आपके। आगे, फ्लो चार्ट एनालिसिस गिव्स पिक्टोरियल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम सॉल्यूशन। इट हेल्प्स प्रोग्रामर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट. It duplicates the logic of program more easily in picture form, so it's easy for programmer to explain program logic to other for using flowchart. It supports for program documentation. It is very helpful in detecting, locating and removing mistakes in the program. It is like a guideline from starting point to of program to last point. So ये basic है जो हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में या फ्लो चार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, आपको सारे पॉइंट्स लिखने मस्ट हैं। आपको 7 एडवांटेजेस दिए गए हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, बेटर प्रोग्रामिंग बेटर प्रोग्रामिंग स्टेप्स। आपके प्रोग्रामिंग के स्टेप्स बेटर होते हैं इससे। अगर आपकी कोई स्टेप फ्लो चार्ट एल्गोरिदम में छूट गई, फिर आपको फ्लो चार्ट निकालते समय वो याद आई, तो वो आप वहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका कोडिंग में तो प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आपके 2 बार सेम प्रोग्राम के स्टेप्स चेक हो चुके हैं। मिनिमम लेंथ होती है, लेंथ छोटी होती है। छोटे फॉर्म में आप एक पूरा प्रोग्राम खुद को भी और आपका जो टीचर है, एग्जामिनर है, या आप किसी कंपनी में अगर आप बड़े इसमें कोडिंग के इसमें बहुत आगे चलें, तो तब भी आपको फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका बेसिक मोटो क्या है इस प्रोग्राम का। सिस्टमैटिक एनालिसिस, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स, इफेक्टिव टेस्टिंग एंड रिजल्ट, इजी कोडिंग एंड यूनिवर्सल लॉजिकल सॉल्यूशन, ये आपके एडवांटेजेस है फ्लो चार्ट के। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्लो चार्ट के। मैंने जो हमारा चल रहा है स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से, A+B वाला क्वेश्चन, उसी का हमने फ्लो चार्ट लिया है। हमने एल्गोरिदम भी उसी से स्टार्ट किया था। A+B क्या दिया है, फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर कौन से हमारे पास, A और B हमारे पास 2 नंबर हैं। तो हम अगर सोचें कि A में हमारी 10 है और B में हमारे पास 20 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, रीड नंबर A एंड B। तो आप बोल सकते हो टेक नंबर A एंड B, या इनिशियलाइज नंबर A एंड B, या सीधे टेक 2 वैल्यूज़ A = 20, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला है, एल्गोरिदम में, फ्लो चार्ट में आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर आपका बेसिक जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। आपके स्टेप्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे मैंने तो अपने लैंग्वेज में लिखा, आपने बोला था अपने लैंग्वेज में लिखना अलाउड है, पर आपका गलती नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सारे सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं जो अभी हमने ऊपर सीखे। तो मैं सिम्बल्स भी आपको याद दिलाती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप अगर आपको पहले याद हो, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाले सिम्बल का नाम क्या था, टर्मिनल बॉक्स। तो स्टार्ट एंड स्टॉप को उन्होंने टर्मिनल बॉक्स यूज़ किया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट के बाद उन्होंने फ्लो लाइन बराबर टच हो रही है, फ्लो लाइन निकाली है। ऐसी वाली फ्लो लाइन नहीं निकालनी है, वो गलत होती है। फ्लो हमेशा अप टू डाउन होता है। फिर हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम लिया। उसमें क्या लिया, रीड नंबर A एंड B। तो पैरेललोग्राम में हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया आपको, आप इनपुट ले सकते हो, अपना डिस्प्ले दिखा सकते हो, मतलब आउटपुट दिखा सकते हो, ये सब। तो मैंने यहाँ पे इनपुट मेरा जो है, कि इनपुट मेरा क्या है, A एंड B मेरे 2 इनपुट्स हैं, तो मैंने वो क्या लिखे, वो एक पैरेललोग्राम में शो किए मैंने इनपुट्स। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर से एक फ्लो लाइन निकाली। फिर मैंने क्या किया, कैलकुलेशन बॉक्स लिया। कैलकुलेशन बॉक्स क्या होता है, एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या है
कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो दो नंबर का अगर सम निकालना है तो उन दोनों के एडिशन करना ज़रूरी है ना, सम अगर चाहिए तो a प्लस बी अगर हम करें तो 10 प्लस 20 क्या होगा 30, तो ये 30 का ही तो स्टोर करना पड़ेगा, तो कहाँ स्टोर करेंगे c में, तो ये क्या हुआ c इक्वल्स टू 30, तो हमने क्या लिखा है c इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब c इक्वल्स टू a प्लस बी हम करेंगे तो जो c में वैल्यू आई है वो फिर से हम कौन से इसमें लिखेंगे, क्योंकि वो आउटपुट है तो हम पैरेललोग्राम वाले सिंबल में निकालेंगे, तो उसमें लिखा हमने प्रिंट c और फिर लास्ट में स्टॉप हमने लिखा टर्मिनल बॉक्स में। आई होप आपको समझा होगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं फ्लो चार्ट का। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अगर आपको कोई नंबर दिया गया तो उसका स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो फ्लो चार्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। तो क्या किया यहाँ पे, स्टार्ट से स्टार्ट किया है, स्टार्ट किस में निकाला, टर्मिनल बॉक्स में। फिर क्या दिया है, रीड नंबर ए नंबर रीड करना है, जो कि हमने लिखा पैरेललोग्राम बॉक्स में, जो यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर हमने दिखाया कैलकुलेशन बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें हमने क्या किया, s इक्वल्स टू a इंटू ए। अब ये क्यों किया, अब हम अगर आपको बेसिक बताओ, s क्या है, s वो सिंबल है जिसमें हमारा जो नंबर का स्क्वायर आएगा वो स्टोर होगा, और a क्या है, a हमारा नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है। अभी मैं अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक 2 लेती हूँ, a मैंने 2 लिया, तो मैंने क्या किया है, a इंटू ए, मतलब मैं क्या करूँगी 2 इंटू 2। अगर मेरा ऊपर a इक्वल्स टू 2 है तो मेरा स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 2 इंटू 2 क्या आया मेरा, s इक्वल्स टू 4 आया। तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें ले रहे हैं उससे ही अगर स्क्वायर निकालना है तो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5, तो वो क्या आएगा 25। वैसे वही हमने किया है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन बॉक्स में हमने लिखा s इक्वल्स टू a इंटू ए, तो a इंटू ए की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, c में, तो फिर से पैरेललोग्राम बॉक्स में हमने निकाला प्रिंट c और फिर हमने प्रोसेस की स्टॉप टर्मिनल बॉक्स से। आई थिंक ये भी आपको, और ये मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो भी मैं सिखा रही हूँ ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये सारे फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम आपको एग्ज़ाम में आएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि हमें उसके स्टार्टिंग का टॉपिक भी डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे मैं हर वीडियो में एल्गोरिदम के, इसमें भी मैंने 3-4 एल्गोरिदम लिए, फ्लो चार्ट्स में भी मैं 3-4 फ्लो चार्ट्स आपको अभी के लिए एक्सप्लेन करूँगी। इसके रिलेटेड और एक अलग वीडियो आएगा जिसमें एल्गोरिदम और उसका फ्लो चार्ट मैं देने वाली हूँ, और अगर आप बोलोगे उसमें से आपको जो भी समझ नहीं आएगा तो वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आगे देखते हैं। सो आगे का फ्लो चार्ट क्या है हमारा, लार्जेस्ट नंबर और फाइंडिंग अ मैक्सिमम नंबर। तो इसका स्क्वायर्स का वाला एल्गोरिदम हमने नहीं देखा था, इसका हमने एल्गोरिदम लास्ट वीडियो में देखा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपको वो एल्गोरिदम याद होगा, नहीं याद होगा तो आप एल्गोरिदम वाला वीडियो भी देखो, यहाँ पे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे होगा क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर कौन सा है। अगर हम देखें, अब हम अज्यूम करते हैं कि a इक्वल्स टू हमारा 20 है और b इक्वल्स टू 50 है, ये दो चीज़ें हमने अज्यूम किए। तो स्टार्ट किया हमने टर्मिनल बॉक्स से, फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, रीड नंबर a एंड b हमने दिया, इनपुट डाला a और b का। फिर हमने लिया है डिसीजन बॉक्स कि इज़ a ग्रेटर देन b, मतलब क्या a ग्रेटर देन b है। हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं क्या ये है, जो मैंने a में 20 वैल्यू दी है और b में 50 वैल्यू दी है, तो a ग्रेटर देन b हो रहा है या नहीं, ये मुझे बताओ। हम ये कंप्यूटर को बोल रहे हैं, तो हमें बेसिकली अभी के लिए हमें पता है कि यहाँ पे कौन बड़ा है, b बड़ा है। तो अगर हमने यही वैल्यूज़ कंप्यूटर को दी है तो उसके हिसाब से ये आंसर क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए कि नहीं b बड़ा है, a बड़ा नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो नो की तरफ जाएगा और क्या करेगा, प्रिंट b। तो b में क्या है 50 है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट b करेगा कि b बड़ा है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू b में है। वही अगर हम इसका रिवर्स हमारे पास हो कि a में 50 हो और b में 20 हो, और अगर हमें पूछा जाए कि a ग्रेटर देन b है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ है, a बड़ा है b से, तो वो क्या करेगा, येस की तरफ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट a करेगा और फिर लास्ट में स्टॉप कर। अगर आपने डिसीजन बॉक्स दिया है किसी प्रोग्राम में तो ये कभी नहीं होगा कि आपके 2 नंबर प्रिंट हो, हमेशा एक ही चीज़ प्रिंट होगी। तो
इसीलिए वो डिसीजन बॉक्स यूज किया जाता है कि दोनों में से कौन सा मेरा आंसर है ये बताओ। तो एक तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से 2 नंबर दे रहे हो। आई होप तुम लोगों को ये सब समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपका कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe our channel CS Study Aura, and please share this video with your all friends so that they also don't get worried for their studies.